अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो जिसने हमारे पहले के वीडियो ना देखे हों हिंदी के, तो वो जाके देख सकता है। वर्णमाला बढ़ा दिया है और भी जो चैप्टर आगे के हैं वो सारे बढ़ा दिए गए हैं, संधियां बढ़ा दी गई हैं। तो अगर आपने ना देखा हो तो जाके देख लें। ठीक है, और आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय शुरू करते हैं, जो बहुत ही सरल सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बहुत ही सरल है। उपसर्ग और प्रत्यय में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। बाकी सारी खड़ी है वो आपको एक बार बता देते हैं। लूसेंट के अनुसार है, किताब है लूसेंट। लूसेंट की हिंदी किताब है और आप लोग इसी से पढ़ने वाले हैं। तो बाकी जो कुछ है तो वो आप लोग देख लेंगे इसमें। बस इतना ध्यान रखना है, जो उपसर्ग है वो आगे लगाया जाता है, प्रत्यय जो है वो पीछे लगाया जाता है किसी भी शब्द के, है ना। तो बाकी सारी चीजें कैसे काम करती हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले शब्द रचना देख लेते हैं। कि पता होना चाहिए हम लोगों को कि जो है शब्द रचना क्या होती है, कैसे चीजें चल रही हैं ना। अगर ये सब पता होंगी आपको तो आसानी रहेगी। तो शब्द रचना की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब कोई सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया आपने वो शब्द हो गया। ठीक है, अगर कुछ आपने बोला कि मैं जाता हूँ, तो जाता एक शब्द हो गया। लेकिन मैं ताजा हूँ तो ताजा भी एक वर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ कह दो आप कि जो शब्द ही नहीं है, मतलब मैं कुछ भी बोल दो उल्टा सीधा, तो वो शब्द नहीं हुआ। वो कुछ भी अनर्गल चीजें हो सकती हैं लेकिन शब्द नहीं हुआ, है ना। तो जो वर्णों के सार्थक शब्द को, वर्ण क्या होते हैं, वर्ण अक्षर होते हैं। ठीक है, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप ऐसे समझिए। और क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ कौन से होते हैं, रूढ़ वो शब्द होते हैं जो कि अपने में उनका सेंस होता है। मतलब वो किसी के साथ में ये जो शब्द होते हैं ये स्वतंत्र रहते हैं। इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा हो गया, मुख हो गया, पास हो गया, चल हो गई, बात हो गई, आग हो गया, गुड़ हो गया, फल हो गया, सरल हो गया, कठिन हो गया। ठीक है, बगीचा हो गया। कैसे शब्द हैं, ये रूढ़ शब्द है। ये किसी के साथ मिलते नहीं, मिक्स नहीं होते हैं। इसमें कोई वो नहीं लगा सकते हो, प्रत्यय लगा दो या कुछ लगा दो उसमें। ठीक है, तो ये रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक क्या होता है, जो काम करेंगे हम लोग वो यौगिक के ऊपर ही करेंगे, है ना। जो यौगिक शब्द होते हैं वो अलग अलग शब्दों में, इसमें हलन और क्या बोलते हैं, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह सब कुछ लग जाता है। और ये शब्दों को मिलके बनते हैं। ठीक है, जिनको यौगिक बोलते हैं। योगारूढ़ क्या होता है, योगारूढ़ कौन से शब्द होते हैं जिनका विशेष अर्थ होता है। ये सब यौगिक हैं। ठीक है, योगारूढ़ क्या है, यौगिक शब्द ही है लेकिन इनका विशेष अर्थ होता है, इसीलिए इनको योगारूढ़ कहा जाता है। किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे मान लो जलज हो गया, ठीक है, या दशानन हो गया, नीलकंठ हो गया। तो ये क्या है, ये सारे योगारूढ़ हैं, है ना। जलज जो है कमल के लिए यूज होता है, दशानन रावण के लिए यूज होता है ना। तो ये जो है क्या हो गया, ये यौगिक है लेकिन रूढ़ हो गया। यौगिक कैसे हो गए, दस आनंद में दस आनंद, जिसके दस आनंद है तो दस अलग हो गया, आनंद अलग हो गए, है ना। लेकिन रावण के लिए ये एक रूढ़ शब्द ही हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योगारूढ़ क्या होता है। अब क्या है, मूलतः शब्द के दो ही भेद होते हैं। ठीक है, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ खत्म। ठीक है, अब क्या है, आपको क्या करना है, रूढ़ और यौगिक दो ही चीजें हैं। रूढ़ जो अपने आप में स्टैंड अलोन है, उसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, वो रूढ़ हो गया। यौगिक क्या हो रहा है, जिसमें चीजें लग रही हैं, है ना, जिसमें शब्दों में शब्द लग रहे हैं, ऐसा बोल लो। अब योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। जो योग रूढ़ है वो अर्थ की दृष्टि से क्या है, रूढ़ ही होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रचना की जो दृष्टि होती है उससे यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। कैसे, जैसे दशानन बताया है ना, यौगिक ही तो है। दशानन दस भी है, आनंद भी है, मिलके वो। लेकिन रावण के लिए वो रूढ़ बन गया। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह सकते हैं। तो रूढ़ के खंड होते नहीं है। जो मुख है, मुख का कौन सा खंड कर लोगे आप, है ना। तो ये क्या है, ये रूढ़ के खंड नहीं होते हैं, रचना में यौगिक ही रह जाते हैं। तो रचना जो होगी वो यौगिकों की ही हो सकती है, जिनमें हम शब्द रचना कर सकते हैं। अब क्या है, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार की होती है। अब यौगिक शब्दों में की रचना कितने प्रकार से होती है, तीन प्रकार से होती है। पहला, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आपको सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय बताने जा रहे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे काम करता है। ठीक है, समास आपका अगला चैप्टर है जो हम आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो उपसर्ग में क्या है पहले बता देते हैं आपको। उपसर्ग बताया था आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अब अति क्या है, अति धन अंत अगर कर दो तो अति क्या है, ये उपसर्ग है, आगे लगता है उपसर्ग। ठीक है, मूल धातु क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द अंत है। मूल शब्द अंत है।
तो ये दोनों मिल गया, अति धन अंत बराबर अत्यंत। ठीक है, अति मतलब ज्यादा होता है, अति का मतलब, और अंत का मतलब आखिर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसके बनकर जो शब्द बनेगा वो इसके जैसा होगा, वो अपना एक नया अर्थ लेकर आएगा। ठीक है, और उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग का कभी अर्थ होता है, कभी अर्थ नहीं भी होता है, कुछ भी लगा दे। ठीक है, अगर कहो कि अकेले में एक काम करेंगे तो अकेले में काम नहीं करेंगे, ये शब्दों के साथ में जुड़कर ही काम करते हैं, इनका एक अर्थ होता है। तो अत्यंत ये आपका यौगिक शब्द हो गया, अत्यंत जो है आपका यौगिक शब्द हो गया। इसकी जो है डिस्क्रिप्टिव हम लोग आगे देखेंगे, अभी फिलहाल आप लोग छोटा छोटा देख लो। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय की बात करें, लेन। प्रत्यय कब लगता है? पीछे लगता है प्रत्यय। तो लेन, लेन क्या हो गया? आपका मूल शब्द हो गया। लेन क्या हो गया? आपका मूल शब्द हो गया। फिर दार, दार हमने प्रत्यय लगा दिया इसमें। ठीक है, अकेला दार कुछ भी नहीं है, जब तक लेन के साथ नहीं लगाओगे तब तक दार कुछ भी नहीं है, लेकिन लेन का मतलब हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मूल शब्द है। आप दोनों मिला दो तो लेन दार, तो ये आपका यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, लेन के आगे प्रत्यय जोड़ दो दार, तो ये हो गया आपका लेनदार। ठीक है, यौगिक शब्द लेनदार बन गया। लेनदार का अपना अलग वो हो गया, लेन का मतलब अलग हो सकता है, दार का मतलब हो भी सकता है, कभी कभी परिस्थितियों में नहीं भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हमेशा इसका अर्थ नहीं होंगे, ना तो उपसर्ग का कोई मतलब हो सकता है, ये ना अकेले काम आएंगे, और ना ही प्रत्यय का कोई मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही है दोनों में। ठीक है, और लेकिन अकेले काम आएंगे तो अकेले काम नहीं आएंगे, इनको किसी के शब्द में साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी कोई अर्थ लेकर आ सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समास थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। समास से क्या है? प्रति, प्रति आपका शब्द हो गया, दिन आपका शब्द हो गया, ये दोनों मिलके क्या हो गया आपका? प्रतिदिन, ये आपका बन गया प्रतिदिन। ठीक है, अब थोड़ी कुछ चीजें और बता देते हैं साथ में इसके। अब देखो क्या है, कभी कभी एक, कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, उपसर्ग का भी हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रत्यय का भी प्रयोग करते हैं। जैसे स्वतंत्रता की बात करें, ये शब्द जो है स्वतंत्रता आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या है, ये उपसर्ग हमने लगा दी। तंत्र क्या है? तंत्र मूल शब्द है, इसका मतलब होगा ही होगा कुछ ना। ठीक है, हमेशा मूल शब्द का कोई मतलब हमेशा होता है ना, तो तंत्र का भी अपना ही मतलब है। सिस्टम बोल लो, ऐसे बोल लो, तंत्र सिस्टम हो सकता है कोई भी, है ना। हाँ, प्रत्यय हो गया, तो उसमें देखो इस तंत्र में, इस मूल शब्द में उपसर्ग स्वा भी लग गई और प्रत्यय ता भी लग गया, और पूरा जो यौगिक शब्द होना है वो आपका बन गया स्वतंत्रता। ठीक है, अगला, कभी कभी दो प्रत्ययों का एक ही साथ प्रयोग किया जाता है। कभी कभी दो प्रत्यय एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे समझ, मूल शब्द ये हमारा, समझ में हमने क्या जोड़ दिया? दार जोड़ दिया, तो प्रत्यय जोड़ दिया, समझदार हो गया। फिर हमने एक चीज और जोड़ दी, इसमें ई भी एक प्रत्यय और जोड़ दिया, तो प्रत्यय में एक प्रत्यय और जोड़ दिया, तो आपका जो यौगिक शब्द आया वो आया समझदारी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बस पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, आप लोग देखते रहिए। बाकी चैप्टर आपको, ये मान लीजिए उपसर्ग आपको समझ में आ गए, अब उपसर्ग आपको समझ में आ चुके हैं, चीजें हैं जो और बतानी है वो आपको बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। आप क्या है, उपसर्ग की मेन डेफिनेशन क्या है? बता तो दिया ही आपको, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी आप देख लो। उपसर्ग, उप मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब होता है स्पष्टीकरण, का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना। ठीक है, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, उप का मतलब समीप होता है, सर का मतलब सृष्टि करना होता है, या किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना इसका काम होता है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्दांश होते हैं, आगे का शब्दांश ही तो है। ये शब्दांश क्या करते हैं, शब्दों के आदि में मतलब कि शुरुआत में पहले जुड़ जाते हैं, और अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उसका जो अर्थ होता है कुछ और हो जाता है, वो कुछ और होते हैं और कुछ और हो जाते हैं फिर वो। ठीक है, जैसे हार हो गया, हार का शब्द का क्या है? पराजय, हार पराजय ही तो है। ठीक है, परंतु इसी शब्द के आगे अगर हम हात्रा लगा दें, ता उपसर्ग लगा दें, शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा क्या? प्रहार। तो जो हार था, जो पराजय थी, वो प्रहार हो गए। ठीक है, धनहार जिसका अर्थ है चोट करना। ठीक है, अगर हम अगर हार को, पराजय को अगर हम उसमें वर्ग लगा दें, उपसर्ग लगा दें, तो क्या हो गया? ये प्रहार हो गया, इसका मतलब हो जाएगा चोट करना। पराजय से क्या हो गया? ये चोट करना। इसी तरह से आ जोड़ने से आहार, भोजन हो जाता है। ठीक है, जो हार था, पराजय थी, अब उसमें आ हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? सॉरी, उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये आहार हो गया, भोजन हो गया। सम जोड़ने से क्या हो गया? ठीक है, संहार मतलब संहार हो गया ये। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे, संधियां पढ़िए आप लोग,
क्योंकि सम धन हार बराबर संहार होता है, ठीक है। और जिसने संधियां ना पढ़ी है आगे पीछे जाके हमारे प्लेलिस्ट में एक बार संधियां पढ़ लें, तब समझ में आ जाएगा कि सम धन हार बराबर संहार कैसे बना, ठीक है। इसका मतलब विनाश होता है तथा वी जोड़ने से क्या हो जाएगा, विहार, घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। अब आप लोगों को उपसर्ग आ चुके हैं, बस आगे कुछ चीजें हैं जो आप देख लीजिए मन हो तो, क्योंकि हिंदी में जो अगर आप लोग सिर्फ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि उसमें उपसर्ग बताइए, कोई शब्द दे दिया जाएगा या कोई वो लगा दिया जाएगा कि इसमें उपसर्ग लगा दीजिए, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, फारसी में कितने उपसर्ग होते हैं, इंग्लिश में कितने उपसर्ग होते हैं। ये सब कभी नहीं पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में प्रा, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अगर इनको कहो अलग से यूज कर लो, प्रा का या आ का या सम का या वी का, ठीक है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, कहीं पर कोई यूज नहीं होगा। जहां पे यूज करोगे तो बेकार ही है, जब तक इन्हें कोई शब्द नहीं मिलेगा, कोई शब्द मिलेगा तो उसके आगे बैठकर जो है नया शब्द बना देंगे ये। परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया, ठीक है। हार था, ठीक है। अब हार जो पराजय थी, किसी ने प्रा जोड़ दिया तो प्रहार कर दिया, किसी ने आ जोड़ दिया तो क्या कर दिया, ठीक है, किसी ने सम जोड़ दिया तो संहार कर दिया, किसी ने बी जोड़ दिया तो बिहार कर दिया। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं आपके, 22 हैं। हिंदी के उपसर्ग आपके 13 हैं। इनको याद करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। कि कितने उपसर्ग हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल देखिए जो ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये चीजें रट जाएं। अब ये क्या कह रहा है, ये आप उर्दू में क्या होता है, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग कितने हैं, 19 उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उपसर्ग के समान युक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय होते हैं, ठीक है। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय होते हैं। तो सिर्फ इतने ही नहीं है, हिंदी में संस्कृत में अगर बात करें तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये पता नहीं मोटे मोटे पहले किसी ने जिसने हिंदी का व्याकरण रचनाकरी पढ़ी उन्होंने लिख दिए होंगे, लेकिन उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मतलब आगे देखेंगे कि कई सारी चीजें कहेंगे कि ऐसे होता है, लेकिन होता वो दूसरे तरीके से भी है, ठीक है। आगे आपको वो सब बताएंगे। अब देखो संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं हम लोग, पहले संस्कृत के उपसर्ग, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक साथ दिख जाए जिससे कि आपको, ठीक है। अब देखो ये उपसर्ग है, अर्थ है, शब्द है, इसके एग्जाम्पल्स है मतलब, ठीक है। अब आप देखेंगे उपसर्ग क्या है, अति है। उपसर्ग क्या है, अति है, अधि हो सकता है, अनु है, अप है, अभी है, अब है, आ है, अत है, अध है, उप है, दुर है, दुस है, निर है, निस है, नी है, परा है, परी है, प्रा है, प्रति है। लेकिन आप इनका अगर चाहें कि इनका अकेले में कहीं पे इस्तेमाल कर लें तो नहीं कर सकते, इनको कोई ना कोई शब्द चाहिए ही चाहिए है। बिना शब्दों के पहले लगाए इनका कोई अर्थ नहीं है और ये कहीं पे यूज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जब किसी किसी शब्द के साथ में जुड़ेंगे तभी उसका एक अर्थ होगा, अर्थ देंगे वो अपना है उसको और सही से काम आएंगे। तो अति का सबसे पहले चलते हैं, अति का अर्थ जो होता है अधिक होता है, किसी शब्द में लगाएंगे तो वो अधिक करके आएगा। जैसे अत्यधिक हो गया, ज्यादा मतलब अधिक हो गया, ठीक। अत्यंत वो भी ज्यादा हो गया, अतिरिक्त वो भी ज्यादा हो गया, अतिशय ये भी ज्यादा होगा, ठीक है। जिस शब्द के आगे लगा देंगे उसका वो अधिक शब्द का अर्थ लिए हुए उभर कर आएगा। ऐसे ही अधि, अधि का होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अधिपति, अधिनायक, है ना। अधिनायक ये सब है क्या है, तो ऊपर मतलब श्रेष्ठ है, सब अधिपति हो गए, श्रेष्ठ आदमी, अधिकार, श्रेष्ठ, अधिनायक, श्रेष्ठ, ठीक है। अनु मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, मतलब पीछे चलना, ठीक है, या समान, अनुचर, ठीक है, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, ठीक है। मतलब कि किसी ना किसी का ये पीछा कर रहे हैं, चाहे वो शासन का पीछा कर रहे हैं तो अनुशासन हो गया, अनु ठीक है। और अनुकरण किसी का अनुकरण कर रहे हैं तो वही पीछे चल रहे हैं, अनुचर हैं तो फिर तो भी वो पीछे पीछे ही है क्योंकि अनुचर है, फॉलो कर रहे हैं। मीन्स होता है बुरा या हीन, पेश, अगर आपका यश था आप जोड़ दिया तो पेश हो गया, ठीक है, मतलब बुरा हो गया या हीन हो गया, अपमान हो गया,
आप मान था आपका, लेकिन जोड़ दिया उसमें तो मान हो गया। ठीक है। आप उपकार करते थे, उसमें इत जोड़ दिया तो हटा के उपकार हो गया, है ना। अभी अभी मतलब सामने, चारों ओर या पास। ठीक है। तो इसमें अभियान आता है, अभिषेक आता है, अभिनय, अभिमुख आता है। इसी तरह अब का अर्थ होता है हीन या नीच। इसमें क्या आएगा? अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण, ये आता है। आ, किसी में आ जोड़ दो, आ का मतलब होता है या समेत। ठीक है। आजीवन कर दिया मतलब पूरी उम्र हो गया, आगमन कर दिया। तो जो गमन था, जो जाना था, वो आगमन हो गया, आपका वेलकम हो गया। ठीक है। आरक्षण हो गया, आक्रमण हो गया। उत मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, एक ही बात होती है तीनों। ठीक है। उत्कर्ष, उत्पत्ति, तीनों में उत जोड़ दिया, मतलब उत जोड़ दिया तो कुछ ना कुछ अच्छा हो गया, है ना। उद जोड़ दिया तो ऊपर हो गया, उत्कर्ष हो गया, मतलब उद भी जोड़ दिया तो भी अच्छा हो गया। उद्गम हो गया, किसी का उद्भव हो गया तो कुछ अच्छा ही हो रहा है। उप जोड़ दिया तो निकट हो गया, सदृश हो गया, गौड़ हो गया। ठीक है। तो उपदेश हो गया, उपवन हो गया, उपमंत्री हो गया, उपहार हो गया। ठीक है। दुर जोड़ दिया तो बुरा हो गया, कठिन हो गया। तो मतलब कि कुछ ना कुछ गलत हुआ, बुरा हुआ, है ना। तो दुर जोड़ दिया, दुर्जन, तो वो गलत ही आदमी है। दुर्गम, ठीक है। दुर्दशा, दुराचार। ठीक है। तो दुष्ट जोड़ दिया तो बुरा, कठिन, यहाँ पे भी दुष्ट भी जोड़ दिया तो भी बुरा, कठिन हो गया। दुष्चरित्र, ठीक है। दुस्साहस, दुष्कर, मतलब नेगेटिव वर्ड ही बन जाएंगे, दुष्ट जोड़ने से सारे नेगेटिव वर्ड बन जाएंगे। निर जोड़ दिया तो निर का मतलब बिना, बाहर या निषेध। ठीक है। तो निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, ये सब हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निस, निस का मतलब होता है रहित, पूरा, विपरीत। निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। ठीक है। नी जोड़ दिया तो निषेध, अधिकता, नीचे। ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा तो निवारण, निपात, नियोग, निषेध, है ना। परा जोड़ दिया उल्टा, पीछे। पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, परि जोड़ दिया आसपास चारों तरफ। ठीक है। जन में परि जोड़ दिया, परिजन हो गया। क्रम में परि जोड़ दिया तो परिक्रम हो गया। पूर्ण में परि जोड़ दिया तो परिपूर्ण हो गया। ठीक है। माण में परि जोड़ दिया तो परिमाण हो गया। ऐसी प्रा, प्रा का मतलब होता है अधिक या आगे। इसी में जब जोड़ा जाएगा तो अधिक वाला शब्द लेकर आएगा, आगे का शब्द लेकर आएगा, अधिक का शब्द लेकर आएगा। प्रख्यात, ठीक है। ठीक है। ख्याति तो थी आपके, प्रख्यात हो गए, और भी ज्यादा ख्याति हो गई। प्रबल, बल तो था ही आपने, इतना जोड़ दिया तो और भी अधिक हो गया, प्रबल हो गया। प्रस्थान, ठीक है। प्रकृति, गति, था क्या होता है? उल्टा, सामने, हर एक, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिरत, प्रतिक्षण, प्रत्येक। वि, भिन्न, विशेष, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। आपका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएंगे। सम, उत्तम, सात, पूर्ण, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। सु जोड़ देंगे तो अच्छा, अधिक आएगा। सुगम, सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। इस तरीके से आपने संस्कृत के जो उपसर्ग थे वो पढ़ लिए। ठीक है। तो संस्कृत का ये सारे उपसर्ग थे और इनके अर्थ ये थे, साथ में इनके जो एग्जाम्पल्स थे वो ये थे। अब हम लोग हिंदी की तरफ पढ़ते हैं कि हिंदी हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कोई मैटर नहीं, अब कोई नहीं पूछेगा अभी भी कि कितने हिंदी के कितने उपसर्ग हैं। आप सिर्फ उससे ध्यान दीजिए कि उपसर्ग लगा के जो शब्द बनता है वो कैसा बनता है। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के उपसर्ग पे। तो उपसर्ग आपका आ हो सकता है, अन हो सकता है, का हो सकता है, कु हो सकता है, दु हो सकता है, नी हो सकता है, औ, अब हो सकता है, भर हो सकता है, सु हो सकता है, अत हो सकता है, अन हो सकता है, पर हो सकता है, विन हो सकता है। तो जो अगर आ का शब्द जब लगाएंगे तो इसका निकलेगा अभाव या निषेध। जैसे अछूता, अथाह, अटल। ठीक है। जो टल नहीं सकता वो अटल है। ठीक है। था, जिसकी था नहीं है वो अथाह, अछूता। ठीक है। जिसको किसी ने छुआ नहीं है वो छूता है। अन, अन का जो अर्थ निकलता है वो आता है अभाव या निषेध। ठीक है। अनमोल, अनवन, अनपढ़ का, इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। जैसे कपूत में, पूत में लगा दो तो पूत हो जाएगा, बुरा हो गया पूत। ठीक है। कचोट, ठीक है। तो चोट में लगा दो कचोट हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा, पूरा ही अर्थ बदल देते हैं ये।
कु मीन्स होता है बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दू मीन्स कम और बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू। नी लगा दोगे तो कमी हो जाएगी, जैसे निगोड़ा, निडर, निहत्या, निकम्मा। ठीक है, सब में कमी हो गई। औ अब लगा दोगे शब्दों में तो हीन निषेध हो जाएगा। अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। अगर भर लगा दोगे तो वो पूरा हो जाएगा। भरपेट, ठीक है, आपने पहले भरपेट खाना खा लिया तो मतलब पूरा हो गया। भरपूर, पूरा हो गया। भरसक, ये भी पूरा हो गया। भरमार, ये भी पूरा हो गया। सु मीन्स अच्छा होता है, किसी के आगे सु लगा दोगे तो इसका मतलब अच्छा हो गया। सुडौल, अच्छा हो गया। सुजान भी अच्छा हो गया, सुघड़ भी अच्छा हो गया, और सुफल भी अच्छा ही होता है। अध में आधा, अगर अध लगा दिया तो आधा हो गया, जैसे अध पक, तो आधा पका है आधा कच्चा है, अध कच्चा। ठीक है, अधमरा, आधा मरा है आधा जिंदा है। अध कचरा, ठीक है, अध कचरा हो गया। ना इसमें है ना उसमें है। उन लगा दिया तो एक कम। 29, अगर उन लगा दिया है तो एक कम हो जाएगा, जैसे आपने देखा 29, 39, 59, 69। ठीक है, उन लगा दिया तो क्या हो गया, अब ये पूर्णता में एक कम हो गया ये, है ना। पर लगा दिया तो क्या हुआ, दूसरा बाद में। परलोक मतलब दूसरा लोक। परोपकार मतलब दूसरों के लिए उपकार करना। परसर्ग, परहित, दूसरों का हित। ठीक है, बिन लगा दिया तो बिना निषेध। ठीक है, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब अरबी फारसी के उपसर्ग जान लेते हैं। अल क्या होता है, अल का मतलब निश्चित होता है, अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त। कम का मतलब थोड़ा या हीन। कम अकल हम लोग बोल देते हैं, कम, कमजोर। ठीक है, कम वक्त, तो इसका मतलब थोड़ा या हीन। खुश बोल देते हैं तो इसका मतलब अच्छा होता है। खुश नसीब, खुश खबरी, खुश हाल, खुशबू। ठीक है, तो गैर की बात करें तो गैर मतलब निषेध। गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। इसमें सारा गैर का जो है उपसर्ग लगा हुआ है। दर, दर का मतलब में हो सकता है, भीतर हो सकता है। दरअसल, दर हकीकत। अगर ना लगा दें तो अभाव हो गया। ना पसंद, पसंद नहीं करता। ना समझ, समझ नहीं है। नाराज, ठीक है। ना लायक, लायक नहीं है। फिल सी में प्रति, फिलहाल, सी आदमी। बा लगा दिया तो और अनुसार हो गया। बनाम, बदौलत, बदसूरत, बगैर। बा लगा दिया तो सहित हो गया। बाकायदा, बा इज्जत, बा अदब, बा मौका। ठीक है, तो क्या होगा, सहित। बाकायदा मतलब कायदा सहित। बा इज्जत मतलब इज्जत सहित। बा अदब मतलब अदब सहित। बा मौका मतलब मौका, मौका सहित। बद मीन्स बुरा होता है, बदमाश। ठीक है, मतलब बदमाश मीन्स बुरा आदमी। बदनाम, का नाम खराब है। बदकिस्मत, जिसकी किस्मत खराब है। बदबू, जिसमें अगर बू में अगर खुश लगा दो तो अच्छा हो जाएगा, अच्छी खुशबू हो जाएगी। और वही बू में अगर बद लगा दो तो खुशबू हो जाती है, बुरी बदबू हो जाती है। ठीक है, दोनों ही फारसी के ही उपसर्ग हैं। बर में ऊपर, बर का मतलब ऊपर, पर या बाहर। ठीक है, बर्दाश्त, बर्दाश्त से बाहर हो गया। बर्खास्त कर दो, बाहर कर दो। ठीक है, बेमीस बिना, बे लगा दो बिना। बेईमान, बिना ईमान के। बेइज्जत, बिना इज्जत के। बेचारा, बिना क्या बोलते हैं, बेचारा। बेवकूफ, जिसको अकल ना हो, बिना अकल के, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बिल मिस के साथ। बिल आखिर, बिल्कुल। ठीक है, बिल वजह, बिला मिस बिना, बिला वजह, बिला शक। ला मिस सहित, लापरवाह, लाइलाज, लावारिस, लाजवाब। सर मीन्स मुख्य, सरताज, सरदार, सरजाम, सरकार। ठीक है, ये मुख्य होता है। हम लगा दिया तो सम्मान और साथ वाला हो गया, जैसे हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हम कदम। हर लगा दिया तो प्रत्येक, हर दिन मतलब प्रत्येक दिन, हर साल, प्रत्येक साल, हर एक, प्रत्येक। ठीक है, हर बार, प्रत्येक बार। ठीक है, इस तरीके से आपने फारसी, अरबी और फारसी के भी उपसर्ग देख लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग की ओर।
अंग्रेजी के उत्तर देखिए इसमें ज्यादा नहीं है, कुछ दिए हैं। सब मतलब अधीन और नीचे, अगर सब लगा दिया तो, जैसे सब जज, तो जज के नीचे ही हो गया। सब कमेटी, ये कमेटी की अंडर कमेटी है। सब इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर के नीचे काम करेगा। डिप्टी लगा दिया तो सहायक हो गया, ठीक है। डिप्टी कलेक्टर, तो ये कलेक्टर का सहायक हो गया। डिप्टी रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार का सहायक हो गया। डिप्टी मिनिस्टर, ये मिनिस्टर का डिप्टी हो गया, मतलब इसका सहायक हो गया। वाइस मीन्स ये भी सहायक होता है, वाइस लगा दो, कम लगता है, पहले बहुत लगता था। वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, ये भी सहायक होते हैं। तो कहीं पर डिप्टी लगता है, कहीं पे वाइस लगता है, डिपेंड करता है कि पोस्ट क्या है। जनरल मीन्स प्रधान, ठीक है। जनरल मीन्स प्रधान होता है। अब चाहे वो जनरल मैनेजर हो या जनरल सेक्रेटरी हो, ठीक है। अगर जनरल मैनेजर है तो मैनेजरों का प्रधान है, जनरल सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी का प्रधान है। चीफ मीन्स प्रमुख होता है। चीफ मिनिस्टर हो जाए, चीफ इंजीनियर हो जाए, चीफ सेक्रेटरी हो जाए, ये सब प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं। हेड मीन्स मुख्य होता है, हेड मास्टर हो या हेड क्लर्क हो, ठीक है। अंग्रेजी के उत्तर का आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक है। अब पहले जान लेते हैं अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जो एक से रहते हैं, जो कभी भी खराब नहीं होता। जैसे अब मैं घर जाऊंगा, ठीक है, या अब वो घर जाएगी, या अब वे घर जाएंगे, ठीक है। सब कुछ बदल रहा है, जैसे जैसे सेंटेंस बदल रहा है, क्रिया बदल रही है, ठीक है। कहीं गा हो रहा है, कहीं गे हो रहा है, कहीं की हो रहे हैं, कहीं मैं हो रहा, कहीं बे हो रहे, कभी बह हो रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज नहीं बदल रही है, अब, ठीक है। तो अब क्या है? अब अव्यय है, तो व्यय नहीं, जो खर्च नहीं हो रहा, जो बदल नहीं रहा, ठीक है। तो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, अब ये देख लेते हैं। अब उपसर्ग क्या है? अर्थ है नीचे। शब्द क्या है आपका? अधःपतन, अधोगति, अधोमुख, अधोलिखित, ठीक है। तो ये बदल नहीं रहा है। जो आपका उपसर्ग है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब क्या है? अंतः भीतरी, तो देखो ये बदल नहीं रहे हैं। अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशी, है ना, बिल्कुल वैसे यूज हो रहे हैं। आ लगा दिया, अभाव, अशोक, अकाल, नीत। चिर मीन्स बहुत देर, इसका अर्थ है शब्द है इसका चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर, फिर पुनर्जन्म हो गया, पुनर्लेखन हो गया, पुनर्जीवन हो गया। बहिर का मतलब होता है बाहर, बहिर्गमन हो जाए, बहिर्जगत हो गया। सुत मीन्स सच्चा, सत मीन्स सच्चा, ठीक है। सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। अब सत धन सच्चा जब जोड़ोगे, सॉरी, सत्य जन धन, सत्य धन जन जोड़ोगे सज्जन बनता है, ठीक है। जिससे समझाना पड़ी समझ जाके देख लो, ठीक है। सत धन कर्म, तो जोड़ेंगे तो आधा का आधा हो जाएगा, सत्कर्म हो जाएगा। सत धन आचार जोड़ेंगे तो सा दा में बदल जाएगा, सदाचार। ये सब संधि की बातें हैं, जो संधि जानता है उसे समझ में आएगी, जो नहीं जानता है उसको दिक्कत आएगी, इसको भी करना है। तो जो संधि है वो कहीं ना कहीं प्रत्यय और जो है उपसर्ग से जुड़ा हुआ है। उसको पहले संधि पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उपसर्ग करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है अक्षर है कई बार बदल जाता है। जैसे यहाँ पे सत्य धन कर्म, ठीक है, तो सत्कर्म हो गया, लेकिन सत्य धन आचार जब किया तो सदाचार हो गया, सदाचार नहीं हुआ, सदाचार हो गया, ठीक है। सत्य जन जन किया तो सत्यजन नहीं हुआ, सज्जन हुआ है, ठीक है। पुराधन, पुरा में क्या होता है? पुरा का मतलब होता है पुरातन। इसके एग्जाम्पल है पुरातत्व, पुराव्रत। सम, समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक, ठीक है। सह का अर्थ है साथ, इसमें एग्जाम्पल है सहकार, सहपाठी, सहयोगी और सहचार। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा।